तफरीही और तजस्सुस से भरपूर अदब में इब्न सफ़ी की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जासूसी कहानियों के मकबूल आम नावल जासूसी दुनिया के मुसन्निफ बर सगीर के मारूफ तरीन नावल निगार इब्न सफ़ी, जिनकी जासूसी कहानियों को ड्रामाई तश्कील दी गई है। आप सुन रहे हैं इब्न सफ़ी की जासूसी दुनिया, ड्रामा दिलेर मुजरिम, पहला हिस्सा। मेरा नाम साजिद हमीद है। मैंने बीए किया था और एमए में पढ़ रहा था कि दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। मैंने तालिब इल्मी की जिंदगी में कभी भूले से भी ये नहीं सोचा था कि फौजी बनूंगा। ये और बात है कि फिल्मी हीरो बनने के ख्वाब मैंने बकसरत देखे हों, लेकिन मेरे बाप एक बहुत बड़े जमींदार और ताजे बरतानिया के वफादार तरीन लोगों में से थे। उन्होंने गांव से रंगरूट भर्ती कराने शुरू कर दिए। वो फखरिया लोगों से कहते, भाई हम हुकूमत के इतने वफादार हैं कि उसकी मदद के लिए सब कुछ कर सकते हैं। खां साहब, तुम्हारा भी नौजवान बेटा है, उसे फौज में भर्ती कराओ, तब हम देखेंगे कि कितने वफादार हो। चुनाचे आ गया जलाल खान साहब को और मुझे हुक्म दिया कि फौज में कमीशन ले लूं। मैंने कस्में खाई कि मैं कतई इस काबिल नहीं हूं। यकीन ना आए तो उस्ताद तिश्ना मुराद आबादी से पूछ लीजिए कि मैंने हाल ही में शायरी शुरू की है और उस्ताद बब्बन खान से सितार बजाना भी सीख रहा हूं। मगर कौन सुनता है फुगाने दरवेश, कमीशन लेना पड़ा। मैं दरअसल सिर्फ एक बात से डरता था, वो सिर्फ इतनी सी थी कि अगर जेब खर्च बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा। हाँ तो बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर और दिल पर जबर करके मैंने ये लाइन इख्तियार की। कुछ तो खून कत्लो गारतगरी ने मेरी जिंदगी में मायूसियां भर दी। मैं बेतहाशा शराब पीने लगा था और औरतें मेरी जिंदगी का जुज़्वे लाजिम बनकर रह गई थी। हेलो लेफ्टिनेंट हमीद। हेलो रीटा। नहीं शिली, नहीं तुम कोई और हो शायद। आप यकीन कीजिए, मैं इतना बदनाम हो गया था कि सजा के तौर पर मेरा दर्जा घटा दिया गया, यानी सेकंड लेफ्टिनेंट से सार्जेंट बना दिया गया। लेकिन मुझे इसकी भी परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी उंगली से मिज़राब निकालकर उसे जबरदस्ती राइफल के ट्रिगर पर रख दिया गया था। उसी दौरान सिंगापुर में 3 लड़कियां आ टकराईं। इत्तेफाक से वो जापानी जासूस थीं। उनका राज इत्तेफाकन ही मुझे मालूम हुआ, उसमें मेरी कोशिश को दखल नहीं था। उसके बाद मुझे मिलिट्री सीक्रेट सर्विस में ले लिया गया, लेकिन ओहदा वही रहा सार्जेंट का। उन लड़कियों के जरिए एक बहुत बड़े गिरोह की गिरफ्तारी अमल में आई, जो मुनज्जम तौर पर जापान के लिए काम कर रहा था। फिर कुछ ही दिनों के बाद जंग खत्म हो गई, लेकिन यकीन कीजिए कि मैं फिर घर वापस नहीं गया। सिंगापुर से वापसी पर मेरे एक शनासा ने, जो मेरे ही गांव से ताल्लुक रखता था, अपनी और मेरी वापसी की इत्तला अपने घर वालों को दी थी। वालिद खां, जिनसे अरसे से खतो किताबत बंद थी, इस इत्तला पर मुझे रिसीव करने दौड़े चले आए। अभी चलो 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 भाई, आओ भाई, हमारा बच्चा वापस आया। हमीद, हमारे चश्मो चिराग, तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है।
इसलिए हम अपने इन बहुत से दोस्तों और अजीजों के हमरा तुम्हारे इस्तकबाल के लिए आए हैं। ए हमारे खानदानी वकार के रोशन सितारे, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या कह रहे हो? अब अपने बाप को भी नहीं पहचानोगे? अगर आपने खामखा मेरा बाप बनने की कोशिश की तो मैं आपके खिलाफ दावा दायर कर दूंगा। तुम दुनिया मुझे बुरा कहेगी कि मैं अपने बाप को पहचानने से इनकार कर रहा हूं, लेकिन इन्हें क्या हक था कि मुझे अपनी आन पर भेंट चढ़ा दें? अरे वो आदमी कितनी दिलचस्पी से हमारी तरफ देख रहा है। एक वजी और लईम शहीम नौजवान, शख्सियत ऐसी पुरकशिश कि दूसरी बार देखने को भी दिल चाहता है। उसकी आंखें अजीब हैं, बड़ी बड़ी पलकें इस तरह नीचे झुकी आ रही हैं जैसे वो उसी जगह खड़े खड़े सो जाएगा। अरे जैसे ही हमारी आंखें चार हुई हैं, उसके होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट नजर आई है, और मुस्कुराहट भी ऐसी ही है जैसे वो मुझसे वाकिफ हो। चलो एक शरारत करता हूं। भाईजान, भाईजान, भाईजान। आहा, जीते रहो, खुश रहो। अरे मुन्ने, तू तो अब एकदम जवान हो गया है। हैरत है, इस अजनबी ने तो मुझे गले लगा लिया है, जैसे मैं सचमुच इसका छोटा भाई हूँ। न जाने ये कौन है, लेकिन अब वालिद खां से जरूर पीछा छूट जाएगा। माफ कीजिएगा, मुझे गलतफहमी हुई थी, मगर मेरा लड़का आपका हमशक्ल है। हो सकता है, कोई बात नहीं। चलिए खान साहब, अब यहाँ ठहरने से क्या फायदा है? चलो चलो चलो। ठीक है हजरात, अब हमें वापस जाना चाहिए। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये अजनबी मुझे अपनी शानदार कैडिलैक कार में बिठाकर कहीं ले जा रहा है और मैं खामोश हूं। कहूं भी क्या? इसने जिस अंदाज में इस मजाक को हकीकत का रंग दे दिया है, अपनी मिसाल आप है। दुनिया में मुझसे भी ज्यादा सितम ज़रीफ लोग कम ना होंगे। ओह, गाड़ी एक इमारत के कंपाउंड में दाखिल हो रही है। जैसा कि मुझे जल्द ही मालूम हो गया, इस अजनबी का नाम अहमद कमाल फरीदी था। फरीदी साहब उम्र में मुझसे 6-7 साल बड़े हैं। इनके मरहूम वालिदैन इनके लिए इतनी बड़ी जागीर छोड़कर फौत हुए जो किसी छोटी मोटी रियासत से कम नहीं है। फरीदी साहब इकलौती औलाद होने की वजह से उस जागीर के तन्हा मालिक हैं। उसका तमाम इंतजाम मैनेजरों के सुपुर्द करके खुद शहर में एक बहुत बड़ी और शानदार कोठी में रहते हैं। उसमें पाई बाग के साथ ही साथ अकबी पार्क भी है और उनके गिर्द हजारों मुरब्बा गज का अहाता है। फरीदी साहब ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करके आए हैं, लेकिन महकमा सुराग रसानी में एक मामूली इंस्पेक्टर के ओहदे पर मुलाजमत करते हैं। तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है हमीद। फरीदी साहिब, मैंने आपसे सच्ची बात कह दी है, लेकिन मुझसे ये मत कहिएगा कि मुझे अपने बाप से मिलना चाहिए या मैंने गलती की है। मैं ये क्यों कहूंगा? नहीं कहेंगे? वाकई? तुम ये बताओ कि तुम्हारे सामने मुस्तकबिल का क्या प्रोग्राम है? कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरा ख्याल है चूंकि तुम मिलिट्री सीक्रेट सर्विस से मुंसलिक रह चुके हो, इसलिए मेरे महकमे में तुम्हारे लिए जरूर कोई गुंजाइश निकल आएगी। और ऐसा ही हुआ। मुझे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का रैंक मिल गया, लेकिन मिलिट्री के ओहदे के मुताबिक मैं सार्जेंट हमीद ही कहलाता रहा। फरीदी साहब ने मुझे शुरू ही से अपनी मातहती में रखा। मुलाजमत मिलने के बाद ही मैंने एक अलहदा मकान किराए पर हासिल कर लिया और वहीं रहने लगा। और फिर शहर से कुछ दूर
एक अजीबो गरीब कत्ल हो गया। भगवान, आज वो दिन आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। आज वो वादा पूरा हो गया जो मैंने अपनी सहेली से किया था, जब आज से 30 बरस पहले वो मेरे सामने दम तोड़ रही थी। जाफरी खानम, हौसला रखो मेरी बहन। नहीं सबिता देवी, मुझे मालूम है कि अब मेरा वक्त आन पहुंचा है। मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो कि मेरे बेटे शौकत को डॉक्टरी की तालीम दिलवाओगी। बेगम, तुम क्या कह रही हो? इसमें शक नहीं कि सबिता देवी बड़ी खूबियों की मालिक है, मगर मैं अभी जिंदा हूं, तुम्हारा शौहर, तुम्हारे बच्चे का बाप। सरताज, मैं आपके खानदान की ना थी। मुझ में सिर्फ इतनी खराबी थी कि मेरे वालिदैन आप लोगों की तरह दौलतमंद ना थे, लेकिन आपके वालिद साहब के डर से हमने छुपकर शादी की। आज भी आपके खानदान वालों को मालूम नहीं है कि आपकी बीवी है, बेटा है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को जागीरदाराना माहौल से अलग रखकर आला तालीम दिलवाऊं। मेरा बेटा डॉक्टरी की तालीम हासिल करके खिदमत खल्क करे। वो जरूर करेगा। अगर आप उसे अपने साथ राजरूपनगर ले गए तो वो सिर्फ डॉक्टर बन सकेगा, खिदमत खल्क नहीं करेगा। अभी उसकी उम्र 2.5 बरस है। अगर उसने राजरूपनगर में होश संभाला तो नहीं सरताज, जागीरदाराना माहौल में पले हुए बच्चे के दिल में गरीबों का दर्द कतई नहीं हो सकता। शायद तुम दुरुस्त कह रही हो। मुझसे वादा कीजिए, जब तक शौकत मेरी ख्वाहिश के मुताबिक एक अच्छे किरदार का मालिक ना हो जाएगा, उस वक्त तक आप उस पर ये बात जाहिर नहीं करेंगे कि आप कौन हैं, राजरूपनगर से उसका क्या ताल्लुक है। मैं तुमसे वादा करता हूँ बेगम। और तुम सबिता देवी? हाँ जाफरी खानम, मेरी अच्छी सहेली, बोलो बोलो। बस अब मेरी आखिरी सांसें हैं। वादा करो कि मेरे बेटे शौकत को डॉक्टरी की तालीम दिलवाओगी, उसकी परवरिश करोगी, दुनियावी तालीम के साथ ही साथ उसकी दीनी तालीम का भी माकूल इंतजाम करोगी। वादा करो सबिता देवी। मैं वादा करती हूँ जाफरी खानम, मैं वादा करती हूँ। जिस तरह मैं अपने धर्म की पूरी तरह पाबंद हूँ, उसी तरह शौकत को भी उसके मजहबी अहकाम की तामील के लिए मजबूर करती रहूंगी। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। मैंने शौकत को अपने बेटी की तरह पाला। वो मुझे मम्मी कहता है, और अब दिमाग के ऑपरेशन का माहिर होने की हैसियत से उसकी शोहरत दूर दूर तक है। अपनी आदत और अतवार की बना पर वो सोसाइटी में ऊंची नजरों से देखा जाता है। कुर्बानी का जज्बा तो उसकी फितरत सानिया बन गया है। आज रात भी एक ऑपरेशन के लिए शहर में थक रहा है। ईश्वर उसकी रक्षा करे और सुबह उसे हिफाजत से घर वापस लाए। मम्मी, मम्मी, मैं आ गया हूँ मम्मी। साहब जी, साहब जी, क्या बात है? वो देवी जी अभी तक सो रही हैं जी। अरे, क्या उन्होंने आज सुबह उठकर पूजा पाठ नहीं की? नहीं साहब जी। अच्छा, मैं जाकर देखता हूँ।
साहब। लेकिन मम्मी की ख्वाबगाह तो उस तरफ है। रात वो अपने कमरे में नहीं सोई, वो आपके कमरे में सोई हैं। आपको रात भर बाहर रहना था। वो नहीं चाहती थी कि जब आप सुबह को आए तो अपने बिस्तर को बर्फ की तरह ठंडा और यख पाए। ओह, तो फिर चलो मेरे कमरे की तरफ। मम्मी मम्मी मम्मी, दरवाजा खोलिए। कोई जवाब नहीं आ रहा। ईश्वर जाने क्या हो गया। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मम्मी, हैरान हैरान, क्या ये सबिता देवी है? भगवान करे वो ना हो। सर से पांव तक कंबल ओढ़े हुए हैं। सूरत तो दिखाई नहीं दे रही है। सीने में खंजर है। पिस्तौल खून से भर गया है। हाय राम। चेहरे से कंबल हटाकर देखता हूँ। हाय राम। मम्मी मम्मी मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। फरीदी साहिब, क्या कुछ बताएंगे नहीं? हम कहाँ जा रहे हैं? हमीद, मेरे एक दोस्त डॉक्टर शौकत की मुंह बोली वालिदा कत्ल हो गई हैं। सबिता देवी हिंदू धर्म को मानने वाली एक बुलंद किरदार खातून थी। क्या ये सिविल पुलिस का केस नहीं बनता? आप तो महकमा सुराग रसानी के बहुत ही अहम कामों के लिए वक्फ हैं। ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर शौकत को मुझसे तवक्को है कि मैं निजी तौर पर यह केस अपने हाथ में ले लूंगा। वो कस्बे की पुलिस को नाकारा समझता है, इसलिए उसने मुझे एक खत लिखकर बुलवाया है। वारदात कहाँ हुई है? उन लोगों की कोठी में जो शहर से 5 मील की दूरी पर निशातगढ़ के कस्बे में है। कल रात डॉक्टर शौकत एक ऑपरेशन के सिलसिले में शहर आया हुआ था। सुबह वापस पहुंचा तो खादिमा को हद दर्जे परेशानी और सरासीमगी की हालत में पाया। पूछने पर मालूम हुआ कि सबिता देवी खिलाफ मामूल अभी सो रही हैं। हालांकि उनका रोजाना का मामूल था कि सुबह तकरीबन 5 बजे ही उठकर पूजा पाठ के इंतजाम में मशगूल हो जाया करती थी। शौकत दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुआ तो सबिता देवी सर से पांव तक कंबल ओढ़े चित लेटी हुई थी। सीने में खंजर पेवस्त था, बिस्तर खून से तर था। लो, हम पहुंच गए। ड्राइवर, गाड़ी रोको। अच्छा साहब। आओ हमीद, अंदर चलें। चलिए फरीदी साहिब। डॉक्टर शौकत, इस नुकसान की तलाफी नामुमकिन है। अलबत्ता रस्मी तौर पर मैं अपने गम का इजहार जरूर करूंगा। इंस्पेक्टर, आज मेरी माँ मर गई। किसी दूसरे के बच्चे को पालना आसान काम नहीं, और फिर बच्चा भी ऐसा जिसका ताल्लुक गैर मजहब से हो। अगर सबिता देवी चाहती तो मुझे अपने मजहब पर चला सकती थी, लेकिन उनकी नेक नियति ने इसे गवारा ना किया। यही वजह है कि मैं नौजवान होने पर भी शौकत अली ही हूं। लेकिन अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। सब्र करो शौकत, तुम्हें एक मजबूत दिल का आदमी होना चाहिए। तुम्हें किस पर शुबा है? मेरे ख्याल में यह काम उनके किसी हम मजहब का है, जिसने मजहबी जज्बात से अंधा होकर आखिरकार उन्हें कत्ल ही कर दिया। उनकी बिरादरी के लोगों ने एक मुसलमान के साथ रहने की बिना पर उनका बाइकआउट कर रखा था, और मुझे उनके मजहबी ठेकेदारों की धमकी अच्छी तरह याद है। मैं मुलाजिम का बयान भी लेना चाहूंगा। हमीद, तुम जरा मुलाजिम को बुलाओ। जी बेहतर। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, रात मैंने और कोई आवाज़ नहीं सुनी थी, सिवाय इसके कि वो बेगम साहिबा के बड़बड़ाने की आवाज़ थी। वो अक्सर सोते वक्त बड़बड़ाया करती थी। क्या तुम बता सकते हो कि वो क्या बड़बड़ा रही थी? कुछ बेरफ्त बातें थी। ठहरिए, याद करके बताता हूँ। हाँ ठीक याद आया, वो राजरूपनगर, हाँ राजरूपनगर चिल्ला रही थी। राजरूपनगर?
केस अभी खत्म नहीं हुआ। इस पुरस्कार कहानी का बकिया हिस्सा और जासूसी दुनिया के मजीद शाहकार सुनने के लिए गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।